नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में सामान्य जानकारी देखी, फिर हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, फिर हम आगे चलते चलते कुछ विटामिन के बारे में हमने सामान्य जानकारी भी देखी। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विटामिन में और क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अपन ने देखा था कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन को अपन ने दो भागों में बांटा, एक थे फैट सॉल्यूबल और एक थे वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील थे, फैट सॉल्यूबल थे, वो थे ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्यूबल थे बी और सी। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। अब अपन कहानी चालू करते हैं, एक एक करके ये सब विटामिन के बारे में पढ़ना अपन चालू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील, और उसमें अपन कहानी चालू करते हैं विटामिन ए से। यदि विटामिन ए की बात की जाए तो अपन बहुत बेसिक बेसिक सा जो आवश्यक है वो देखने का प्रयास करेंगे। यदि अपन विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल का कारण यह है कि विटामिन ए हमारी रेटिना को विकसित करता है। हमारी आंख का वह हिस्सा जहां इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे रेटिना कहते हैं। उसे ये डेवलप करने में मदद करता है, उसको विकसित करता है, इसलिए इसे कहा जाता है रेटिनॉल। यदि इसकी बात की जाए तो इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उनका नाम है मैकुलम। विटामिन ए की खोज जिस साइंटिस्ट ने की है वो है मैकुलम। विटामिन ए को, सबसे महत्वपूर्ण बात, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। संक्रमण रोधी का ये मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में मान लो बैक्टीरिया आए, फंगस आए, वायरस आए, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से इन्फेक्शन कर दिया, संक्रमण कर दिया, त्वचा में खुजली होने लगी, जलन होने लगी, तो ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये जो संक्रमण हो रहा है, इस इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाने में मदद जो करता है ये होता है विटामिन ए। इसलिए इसे कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। यदि बात की जाए कि इसे रेटिनॉल क्यों कहा जाता है, तो ये किसे विकसित करता है? हमारी रेटिना को। रेटिना में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। हमारी रेटिना में रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। उस रोडोप्सिन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है विटामिन ए, इसलिए विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए में पाया जाता है कैरोटीन। यदि अपन बात करें कैरोटीन पिगमेंट की, तो कैरोटीन पिगमेंट जो है ये पाया जाता है किसमें? विटामिन ए में। इसलिए आपने सुना होगा कि गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि गाजर में क्या होता है? तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण। ठीक। अब यदि अपन और स्रोत देखना चाहें तो जो स्रोत जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि अपन देखना चाहें, तो जैसे आपसे कहा जाए पपीता, आम, लीवर ऑयल, लीवर ऑयल, और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस या जिसे अपन कहते हैं गोल्डन चावल, ये जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत में से एक है। गोल्डन राइस एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाया गया है। मछली का लीवर ऑयल जो है इसमें विटामिन ए है। इस मछली के लीवर ऑयल के विटामिन ए को हाइब्रिड किया गया धान के साथ, तो एक नए प्रकार की प्रजाति बन के आई, एक नई स्पीसीज बनकर आई जिसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए है। उसे ही कहा जाता है गोल्डन राइस। बाकी ऐसा नहीं है कि चावल में विटामिन नहीं है, चावल में विटामिन होता है पर वो बी1 है। ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए है उसे कहा जाता है गोल्डन राइस। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। जैसे आपने बीमारी सुना होगा रतौंधी, या जिसे अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी आपने बोलचाल में जरूर सुना होगा, कहते हैं कि वह बीमारी जिसमें रात के समय नहीं दिखाई देता उसे रतौंधी कहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सही है, पूरे तरीके से सही नहीं है। रतौंधी का मतलब ये नहीं होता कि रात के ना दिखाई देना, कम प्रकाश में
कम प्रकाश में, अब वो कम प्रकाश चाहे दिन में हो या रात में, कम प्रकाश में यदि अस्पष्ट दिखाई देता है, हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उस बीमारी को कहा जाता है रतौंधी। रतौंधी बीमारी होती है रेटिना के प्रभावित होने से। रेटिना में दो सेल होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल जिसे कहते हैं सल्का कोशिका, कॉन सेल जिसे कहते हैं शंकु कोशिका। रॉड सेल के प्रभावित होने की वजह से ये बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है कि कम प्रकाश में अस्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो रतौंधी है रेटिना, और रेटिना संबंधित है विटामिन ए से, इसलिए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी। यदि दूसरी बीमारी की बात की जाए तो ये बीमारी है निक्टेलोबिया। निक्टेलोबिया क्या है? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लंबे समय से रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसकी रेटिना और कमजोर होती जाएगी, और ज्यादा लाइट है, ज्यादा प्रकाश है, तो भी उसको अस्पष्ट दिखाई देगा। और यदि ज्यादा लाइट में अस्पष्ट दिखाई देगा तो वो स्थिति कहलाती है निक्टेलोबिया। कम प्रकाश में नहीं दिख रहा है तो रतौंधी, ज्यादा प्रकाश में भी नहीं दिख रहा है तो उसे कहा जाता है निक्टेलोबिया। फिर यदि अपन बात करें तो एक और बीमारी होती है जिसका नाम है जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया, यदि आप इसकी हिंदी में जाएं तो इसे हिंदी में कहते हैं सुल्की भवन। लेकिन आपको पता है इतनी ज्यादा हिंदी आएगी नहीं, तो आपको याद रखना है जीरोपथैल्मिया। क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में हमारी जो आंख है, आंख का जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, जिसे आप बोलचाल में क्या कहते हैं कि आंख के आंसू सूख गए। ठीक है, ड्राई आई जिसे अपन कहते हैं, आंख के आंसू सूख जाते हैं। अब आंख के आंसू सूख जाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया है, ये कॉर्निया लगातार हवा के संपर्क में आती है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, पलक में बहुत ज्यादा खुजली होती है। तो वो जो बीमारी है उस बीमारी को कहा जाता है जीरोपथैल्मिया। तो ये एक सामान्य जानकारी है कि विटामिन ए क्या है, इसका रासायनिक नाम, खोज किसने की, स्रोत क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसकी कमी से होने वाले रोग। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं और भी विटामिन के बारे में पढ़ते जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले विटामिन में। तो अगले विटामिन में अपन पढ़ते हैं विटामिन सी। पहले अपन पढ़ रहे हैं फैट सॉल्यूबल, तो फैट सॉल्यूबल में विटामिन ए हो गया। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन सी। यदि विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, या इसे अपन कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उनका नाम है यूजोक्ट होलकट। यूजोक्ट होलकट नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की है विटामिन सी की। विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे, विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को, आयरन के एब्जॉर्प्शन या आयरन के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि विटामिन सी से हमें आयरन मिल जाएगा, विटामिन सी से आयरन नहीं मिल रहा है। आयरन क्या करता है, मान लो हम ऐसी कोई वस्तु खा रहे हैं जिसमें आयरन है, तो विटामिन सी क्या करेगा कि उस आयरन को एब्जॉर्ब या अवशोषित करने में मदद करेगा, ताकि हमारा शरीर आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर सके और फिर हम आगे उपयोग कर सकें। जैसे आयरन का उपयोग क्या है, अपन ने हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बना लिया, आरबीसी बन गए, आरबीसी बन गए तो फिर अपना सब ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो इसी के लिए आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन सी। फिर यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो इसका काम होता है, ये हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन, ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। इस कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन जैसे कार्टिलेज, हमारे शरीर में उपास्थि या कार्टिलेज जो भी है वो सभी कोलेजन प्रोटीन से बने। जैसे कान, ये जो हमारा कान है ये अस्थि नहीं है, देखिए हड्डी मजबूत है, ये मुड़ नहीं सकती, लेकिन हमारा कान आसानी से मुड़ रहा है। तो कान जो है वो अस्थि नहीं है, वो उपास्थि है, जिसे अपन कहते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज को बनाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन। अब कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, लचीला होता है, लचीले होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। हो सकता है कोई वस्तु ऐसी हो जो लचीलो हो पर मजबूत ना हो, तो लचीली हो, वो मजबूत हो, ये सब जो उसके गुण हैं ये निर्धारित करने में मदद करता है कोलेजन प्रोटीन।
कोलेजन प्रोटीन को आप एक नाम से और जान सकते हैं, कोलेजन प्रोटीन ही वह प्रोटीन होता है जिसकी कमी हो जाने पर चेहरे जो है उसमें झुर्रियां ज्यादा होने लगती हैं। इसलिए आप देखना कि विटामिन सी सीरम नाम की दवाई आती है या ट्यूब आते हैं चेहरे में लगाने का, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होगा तो उससे जो त्वचा है वो ज्यादा सही अच्छी दिखेगी या सही दिखेगी। इसीलिए कोलेजन प्रोटीन के कारण विटामिन सी की कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अब यदि अपन बात करते हैं सोर्सेस की या स्रोत की, तो स्रोत में अपन देख चुके हैं। विटामिन सी के स्रोत तो आप जानते होंगे, है ना, एक फैक्ट चलता ही आता है कि ऐसे कोई भी फल जो स्वाद में खट्टे हैं उनसे विटामिन सी प्राप्त होता है, जो कि लगभग पूरे तरीके से देखा जाए तो सही भी है। पूरा 100% सही तो नहीं है पर ठीक है, सही है। तो खट्टे फल से विटामिन सी प्राप्त होता है। उसमें आप याद रखेंगे आंवला, नींबू, संतरा। ये तो चलो आपको याद रहेगा, आंवला नींबू संतरा सुनते आ रहे हैं आप। लेकिन और विशेष रूप से याद रखना आलू, हरी मिर्च, ठीक, या करेला। इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी। देखिए आलू को हमेशा से अपन स्टार्च के दृष्टिकोण से देखते हैं, पर स्टार्च जो है वो आलू में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यदि आलू को विटामिन सी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें पाया जाने वाला जो विटामिन है वो होता है विटामिन सी। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आलू में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। अब यदि अपन बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, तो जो बीमारी होती है इसको तो आपने सुना ही होगा। बीमारी का नाम है स्कर्वी। बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी बहुत सामान्य है, बोलचाल में प्रचलन में हमेशा इस शब्द का उपयोग होता रहता है, तो आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। स्कर्वी का मतलब क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, हमारे जो दांत और मसूड़े हैं, टीथ और गम्स हैं, इससे क्या होने लगता है, ब्लड का क्या होने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है, रक्त का स्त्राव होने लगता है। मान लो अपन ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते ज्यादा ब्रश कर लिए या थोड़ा भी ज्यादा जोर से बल लगा के ब्रश कर लिए, तो दांत जो है उससे खून निकलने लगा। ठीक है, दांत में बहुत ज्यादा जलन होने लगी, झंझनाहट हो रही है, मुंह से अत्यधिक बदबू आ रही है, तो ये सब जो बीमारी होती हैं, इस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ऐसे ही लक्षण एक और बीमारी में होते हैं जिसे अपन कहते हैं पायरिया। लेकिन पायरिया प्रोटोजोआ से होती है, मतलब वो किसी लिविंग थिंग्स या जीवित घटक के कारण होने वाली बीमारी है, तो वो अलग है। पायरिया जो है वो अलग कहानी है। लेकिन यदि विटामिन की कमी से हो तो उसे पायरिया नहीं कहते, उस समय उस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। ठीक, तो ये एक सामान्य जानकारी थी विटामिन सी के बारे में। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आगे बढ़ के बात करते हैं, तो अपन बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी, यदि विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, यदि हमारे शरीर में हमने विटामिन डी को मान लो हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्रोत है नहीं, सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य प्रकाश ही है। तो मान लो हम सूर्य प्रकाश में, ऐसा कुछ हुआ कि हम सूर्य प्रकाश में बैठे, हमारी त्वचा ने विटामिन डी का निर्माण किया, ये सब प्रक्रिया चलती रही, तो क्या होगा, विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बढ़ाएगा। ये हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देगा। और हम ऐसा कोई खाना खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, उसका अवशोषण ज्यादा होगा, तो दांत और हड्डी ज्यादा मजबूत होंगे। तो इसीलिए ये कैल्शियम के अवशोषण को करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उनका नाम है F.G. हॉपकिंस। F.G. हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने खोज की है विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है, हमारी हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब कैल्शियम का निर्माण होगा तो सीधी सी बात है हमारी हड्डी वृद्धि करेगी। ये हमारी हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यही कारण है कि इसे कहा जाता है ग्रोथ विटामिन। इसे ना जाना जाता है किस नाम से, तो इसे हम कहते हैं वृद्धि विटामिन, या इसे कहा जाता है ग्रोथ विटामिन। ग्रोथ विटामिन के नाम से जाना जाता है। धूप की उपस्थिति में बन जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सनशाइन विटामिन।
इसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, या इसे कहा जाता है धूप विटामिन। ठीक। अब यदि हम बात करते हैं इसके स्रोत या सोर्सेस की, तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत हमारे लिए है वो सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य प्रकाश, कि हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हैं और हमारे शरीर में निर्माण हो जाएगा विटामिन डी का। तो इसी को थोड़ा सा अपन क्रम जो है इसका समझने का इसका प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें सूर्य प्रकाश की, तो ये जो सूर्य प्रकाश है इसमें 3 प्रकार का प्रकाश होता है। पहला कहलाता है अवरक्त, जिसे अपन कहते हैं इंफ्रारेड। दूसरा होता है दृश्य, या जिसे अपन कहते हैं विजिबल। और तीसरा होता है पराबैंगनी, या जिसे अपन कहते हैं अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस। तो सूर्य के प्रकाश में देखिए 7 आप सुनते जरूर होंगे, लेकिन 7 रंग है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग का प्रकाश होता है, लेकिन कितने प्रकार का प्रकाश होता है? तो प्रकार होते हैं 3, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें। वह प्रकाश जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है, मान लो अपन धूप में खड़े हुए और अपन को गर्मी लगने लगी, तो उसका कारण है अवरक्त किरण। वह प्रकाश जिसकी वजह से वस्तु दिखाई दे रही है वो है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश टकराया, 7 रंगों में फैल गया, हमें वस्तु दिखाई दे रही है। उसका हमारे विटामिन डी से लेना देना नहीं, वो वस्तु दिखाने में मदद करता है। अब यदि हम बात करते हैं यूवी रेस, या जिसे अपन कहते हैं पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। यूवी ए, दूसरी को कहते हैं यूवी बी, और फिर होती है यूवी सी। वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के आधार पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में बांटा गया है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें से जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो है यूवी सी। यूवी सी के संपर्क में आने पर स्किन कैंसर हो जाता है। यदि इसके संपर्क में आए तो स्किन कैंसर हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यूवीसी को रोकने के लिए पाई जाती है ओजोन। ओजोन जो होती है ये यूवी को सी को रोक लेती है, तो हमारे पास तक जो पहुंचती हैं वो होती है यूवी ए और बी। यूवी बी जैसे ही हमारी त्वचा से टकराती है, यूवीबी जैसे ही हमारी स्किन या त्वचा से टकराती है, तो जैसे ही त्वचा से टकराई तो हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती हैं मिलेनोसाइट्स सेल, या मिलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, मिलेनिन का निर्माण करती हैं। हमारी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं मिलेनिन। ये निर्माण कर देती हैं किसका? मिलेनिन का। जैसे ही मिलेनिन बनता है, मिलेनिन जो है ये निर्माण कर देता है विटामिन डी का। और विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, हड्डी में जाके वो स्टोर होगा, हड्डी को मजबूत करने में मदद करेगा, तो हमारी दांत और हड्डी जो है ये मजबूत हो जाएंगे। तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यही कारण है कि विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। अब बात निकली तो अपन थोड़ा यदि बात करना चाहें तो बात करते हैं मिलेनिन की। मिलेनिन को आपने एक संदर्भ में जरूर सुना होगा, हमेशा फैक्ट चलता है कि मनुष्य की त्वचा के रंग का निर्धारण मिलेनिन करता है। मनुष्य की त्वचा के रंग का निर्धारण मिलेनिन करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये हमारी त्वचा में होता इसीलिए है कि ये हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करे। वो बन गया इसलिए उसने हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण कर दिया। उसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करना। विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी अपना काम कर रहा है, विटामिन डी को बनाते बनाते मिलेनिन बन गया, और मिलेनिन बनने की वजह से जो है क्या हो गया, हमारी त्वचा का रंग हो गया काला। उसका काम नहीं है त्वचा के रंग को निर्धारित करना। मिलेनिन हमारी आंख में भी है, हमारी जो आयरिस इसमें मिलेनिन पाया जाता है, इसी वजह से तो हमारे रंग का निर्धारण होता है, आंख के रंग का। मान लो कोई व्यक्ति जिसकी आंख में मिलेनिन ज्यादा है, काली आंख रहेगी। मिलेनिन की मात्रा थोड़ी कम है, ब्राउन या भूरी आंख, और मिलेनिन बहुत कम है तो नीली आंख या हरे रंग की आंख होती है। तो आंख में भी मिलेनिन पाया जाता है, लेकिन उसका काम रंग का निर्धारण करना नहीं, अलग अलग उसके काम होते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। अब मान लो स्रोत की बात करें हम, सोर्सेस की,
इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है पनीर, और यदि अपन बात करें तो इसका स्रोत होता है लीवर ऑयल। जब भी आपको लीवर ऑयल शब्द मिले कहीं पर भी, कभी आप पढ़े, फैक्ट पढ़े, पॉइंट पढ़े, न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कहीं पर भी लीवर ऑयल यदि मिल गया, मतलब ये बात होती है हमेशा मछली के लीवर की। मछली के लीवर की बात होती है लीवर ऑयल। और लीवर ऑयल को 3 संदर्भ में बहुत अच्छे से याद रखें: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी9। ये तीनों पाए जाते हैं लीवर ऑयल में। 90% संभावना है आपको विटामिन डी पाया जाता है, तो धूप तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, तो आपको मिल जाएगा लीवर ऑयल। लीवर ऑयल, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी9, ये 3 चीजें पाई जाती हैं लीवर ऑयल। अब जब ये हमारे कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी दांत और हड्डी मजबूत हो जाएंगे। मतलब यदि विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी होने पर भी जो बीमारियां होंगी वो हमारी हड्डियों से संबंधित होंगे। तो विटामिन डी की कमी होने पर जो बीमारी होती है वो होती है, पहली बीमारी है रिकेट्स, या जिसे हिंदी में कहा जाता है सूखा रोग। विटामिन डी की कमी होने पर सामान्यतः आप देखना, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या किया जाता है, वो जो बच्चा है उसे धूप में थोड़ी देर रखा जाता है। यही कारण है कि उसके शरीर में विटामिन डी बन जाए। या जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनको भी देखना, धूप में कुछ समय के लिए बिठाया जाता है ताकि वो उनके शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो जाए। अब मान लो ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं हुआ, मतलब कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम कम होने की वजह से क्या हो गया, उनकी जो हड्डी थी, जो मजबूत होना था, वो हड्डी की संरचना बदल गई। उनकी हड्डी ऐसी तिरछी हो गई, मुड़ गई। उनकी हड्डी खोखली हो गई। खोखली होने की वजह से भंगुर हो गई। भंगुर या ब्रिटल का मतलब होता है कि जब हड्डी में चोट लगने पर वो बहुत आसानी से टूट जाए, तो उसे अपन कहते हैं कि हड्डी जो है भंगुर हो गई। तो बच्चों में होने वाली बीमारी जो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होती है, उस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स। यदि आगे बढ़े दूसरी बीमारी, तो ये है ऑस्टियोमलेशिया, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं अस्थि मृदुता। ठीक, यह बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हड्डी, मृदुता शब्द से ही समझ लो, सॉफ्ट हो गई। हड्डी लचीली होने की वजह से क्या होती है, हड्डी जो होती है वो धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। हड्डी का प्रोटीन समय के साथ कम हो जाता है, जिस वजह से हड्डी लचीली होकर मुड़ने लगती हैं। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो होती है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी महिलाओं में होती है। महिलाओं में वो होती है, उसमें क्या होगा कि जो हड्डी है वो ब्रिटल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। तो वो भी एक बीमारी, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो अपन ये कहानी अपनी चालू कर रहे थे कि अपन क्या पढ़ रहे थे, फैट सॉल्यूबल, है ना। उसमें अपन ने पढ़ा विटामिन ए, विटामिन सी, फिर पढ़ा विटामिन डी। हालांकि विटामिन सी फैट सॉल्यूबल नहीं है, पर अपन क्रम से पढ़ते हुए पहले अपन ने पढ़ा ए, फिर पढ़े सी, फिर उसके बाद पढ़े डी। इसी प्रकार धीरे धीरे अपन विटामिन के बारे में और पढ़ते जाएंगे, विटामिन की और जानकारी लेते जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अपन फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।